हेलो फ्रेंड्स, मोबाइल पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नए इंट्रोडक्टरी सेशन को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, इस इंट्रोडक्टरी सेशन का नाम है आवर सोलर सिस्टम या हमारा सौरमंडल। दोस्तों, सेशन में आगे बढ़ने से पहले और थ्योरी को पढ़ाने से पहले दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमारे वीडियोज को कृपया लाइक और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा सौरमंडल, दोस्तों देखिए, ये हमारा सौरमंडल है, ठीक है, जिसमें प्रमुख केंद्र बिंदु हमारे सौरमंडल का जो है वो कौन है? वो है सूर्य। वो है सूर्य। सूर्य क्या करता है कि हमारे सौरमंडल में मौजूद जितने भी ग्रह हैं उनको प्रकाशमान करता है। दोस्तों, क्या हमारा सूर्य ही एकमात्र सूर्य है? नहीं दोस्तों, हमारा सूर्य क्या है? एक तरह का स्टार है। और आप आकाश में देखते होंगे कि अनगिनत स्टार्स हैं। ठीक है दोस्तों, तो अनगिनत स्टार्स हैं और अनगिनत क्या है? मिल्की वेज हैं, ठीक है, या आकाश गंगाएं हैं, जिसमें बहुत सारे सूर्य हैं। तो एक अकेला ही हमारा सूर्य नहीं है, सूर्य बहुत सारे हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए हमारे जो सौरमंडल है उसमें टोटल कितने ग्रह हैं दोस्तों? 8 ग्रह हैं। और इन 8 ग्रह को कौन प्रकाशमान करता है? तो सूर्य प्रकाशमान करता है। दोस्तों, जो सूर्य की जो किरण होती है वो किस रंग की होती है दोस्तों? तो वो कलरलेस होती है, सफेद कलर की होती है। और अगर सूर्य की किरण को हम किसी प्रिज्म से पास करेंगे, एक रेगुलर प्रिज्म से पास करेंगे, तो वो 7 भिन्न भिन्न रंगों में टूट जाती है। ये रंग कौन से हैं दोस्तों? ये है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसको आप याद कैसे रखेंगे दोस्तों? इसको आप इसके माध्यम से याद कर सकते हैं, विद ग्योर। ठीक है दोस्तों, यहाँ से वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है दोस्तों, देखिए हमारे हिंदू धर्म में भी एक सूर्य देवता है और तरह तरह के देवी देवता है, परंतु जो सूर्य देवता हैं उनका जो रथ है उसमें टोटल 7 घोड़े जुटे हुए हैं। और सूर्य की जो किरण होती है वो अलग अलग 7 रंगों से मिलकर भी बनी होती है। यहाँ आप फिगर पे देख सकते हैं कितने घोड़े हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे सूर्य भगवान है। ठीक है दोस्तों देखिए हमारे सौरमंडल में ग्रह कितने हैं? हमारे सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह हैं, जिनका क्रम है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है दोस्तों, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। दोस्तों, पहले एक ग्रह और हुआ करता था हमारे सौरमंडल में, जिसका नाम था प्लूटो। पर दोस्तों, प्लूटो को या यम को हमारे सौरमंडल से बाहर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये एक बौना ग्रह है, इसी वजह से यह ग्रह की श्रेणी में नहीं रखा गया। ये एक ड्वार्फ प्लेनेट है, इसी वजह से इसको हमारे सौरमंडल से या सोलर सिस्टम से बाहर कर दिया गया। दोस्तों, हमारे सूर्य के सबसे नजदीक जो एक दूसरा स्टार है उसका नाम क्या है दोस्तों? उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुराई। ठीक है, प्रॉक्सिमा सेंचुराई। दोस्तों, प्रॉक्सिमा सेंचुराई कितना दूर है हमारे सूर्य से? तो वो है 4 लाइट ईयर्स। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लाइट ईयर क्या होता है? दोस्तों, वह दूरी जो प्रकाश 1 साल में तय करता है उसे ही हम क्या कहते हैं? लाइट ईयर कहते हैं। तो इसका मतलब कि 4 साल तक अगर प्रकाश लगातार चलता रहे तो वो जितनी दूरी तय करेगा वो 4 लाइट ईयर्स के बराबर होगी। तो जो सबसे नजदीकी सूर्य से तारा है वह कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुराई। और वो कितना दूर है दोस्तों? 4 लाइट ईयर्स अप्रॉक्स। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं ग्रहों की तरफ और सूर्य की तरफ देखते हैं। सौरमंडल, देखिए इसमें पहला पॉइंट है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सौरमंडल में एक तो केंद्र बिंदु है सूर्य, और सूर्य के अलावा 8 अलग अलग ग्रह हैं और इन अलग अलग ग्रहों के अलग अलग उपग्रह हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, वो क्या है दोस्तों? प्राकृतिक उपग्रह है, वो है हमारा चंद्रमा। ठीक है, ऐसे अलग अलग ग्रहों के अलग अलग उपग्रह हो सकते हैं, जैसे कि ज्ञानीमीड नाम का एक उपग्रह है जो कि जुपिटर का या बृहस्पति का एक उपग्रह है या बृहस्पति का एक चंद्रमा है। ठीक है दोस्तों, सौरमंडल में सूर्य का प्रभुत्व है क्योंकि सौरमंडल निकाय के द्रव्य का लगभग 99.999 द्रव्य सूर्य में निहित है।
ठीक है। और सौरमंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत भी सूर्य ही है, ठीक है। सारी की सारी ऊर्जा कहां से प्राप्त हो रही है ग्रहों को, तो वो सूर्य से प्राप्त हो रही है, सूर्य से ही उसका संचरण हो रहा है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, सूर्य के बारे में जानते हैं। सूर्य सौरमंडल का प्रधान है। यह हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला में केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% एवं अन्य तत्व 2.5% होता है। सूर्य का केंद्रीय भाग कोर कहलाता है। दोस्तों सूर्य में हाइड्रोजन गैस बहुत ही अधिक मात्रा में भरी हुई है। और दोस्तों यहाँ पे सूर्य के अंदर किस तरह का रासायनिक क्रिया या किस तरह का केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो उस रिएक्शन को कहते हैं दोस्तों केमिकल या एटॉमिक फ्यूजन। ठीक है दोस्तों। और एटम बम में किस तरह का रिएक्शन होता है, वो होता है एटॉमिक फिजन। एटम बम में एक एटम को तोड़ा जाता है, एक अणु को तोड़ा जाता है, तो उससे ऊर्जा निकलती है। और सूर्य में क्या हो रहा है, दो भिन्न भिन्न एटम कंबाइन होकर के एक एटम बना रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसीलिए हाइड्रोजन के एटम सूर्य के अंदर कंबाइन होते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं, जिससे लगातार हीलियम बढ़ती रहती है। जिस दिन सूर्य की सारी हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी, उस दिन हमारा सूर्य क्या हो जाएगा, प्रकाशहीन हो जाएगा और ये एक तरह से मृत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। और सूर्य हमारा कहां पर स्थित है दोस्तों, तो ये हमारे आकाश गंगा में स्थित है। आकाश गंगा में स्थित है या मंदाकिनी गंगा में स्थित है। इसे मंदाकिनी दुग्ध मेखला भी कहते हैं। दोस्तों एक और तथ्य आपको बताता हूं, इसी दुग्ध मेखला को क्या कहते हैं, अंग्रेजी में गैलेक्सी कहते हैं। दोस्तों आप देखिए गैलेक्सी शब्द दोस्तों कहां से आया है। दोस्तों ग्रीक भाषा में दूध को, ठीक है, मिल्क को किस नाम से जानते हैं, गैलेक्टो या लैक्टो। ठीक है, इसी शब्द से इस शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है। और मंदाकिनी गंगा में भिन्न भिन्न तरह के तारे होने की वजह से ये दुग्ध की तरह दिखती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सूर्य का ताप लगभग 1 से 5 गुणे 10 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, या 1.5 यहाँ पे होगा, 1.5 गुणे 10 डिग्री सेल्सियस होता है तथा सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ग्रह वे खगोलीय पिंड है। ग्रह किसे को कहते हैं दोस्तों, प्लैनेट्स किसे कहते हैं, तो देखिए ग्रह वे खगोलीय पिंड हैं जो निम्न शर्तों को पूरा करते हैं। वह शर्तें कौन कौन सी है दोस्तों, एक एक करके उन्हें जानते हैं। पहली शर्त तो यह है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो। ठीक है दोस्तों, आपने न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत पढ़ा होगा। दोस्तों जब भी दो मासेस होते हैं जिनका मास m1 m2 होता है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे पर एक तरह की ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं या गुरुत्व बल लगाते हैं। क्योंकि हमारा भार बहुत कम है और पृथ्वी का भार बहुत ज्यादा है, इसीलिए पृथ्वी हम पे बहुत ज्यादा गुरुत्व बल लगाती है। इसीलिए पृथ्वी पर सारे स्थावर जंगम प्राणी और पत्थर, चट्टान, पर्वत इत्यादि चिपके हुए रहते हैं, क्योंकि पृथ्वी का पूरा भार इन सबसे अधिक है। ठीक है दोस्तों, इसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वह गोल स्वरूप ग्रहण कर सके। ठीक है, इतना ज्यादा इसका गुरुत्व बल होता है कि इसका स्वरूप कैसा होता है दोस्तों, गोल होता है। और गोल होने का एक और कारण है, सूर्य अपनी धुरी पर घूर्णन करता है या धीरे धीरे घूमता है। ठीक है दोस्तों, और ये आकाश गंगा है। आकाश गंगा कुछ स्पाइरल के शेप की होती है। तो सूर्य क्या करता है, इसी आकाश गंगा का एक तरह से चक्कर भी काटता है, परंतु बहुत ही धीमी गति से काटता है। इसके आसपास का क्षेत्र साफ हो, यानी उसके आसपास अन्य खगोलीय पिंडों की भीड़भाड़ ना हो। ठीक है, मतलब कि ग्रह के आसपास अन्य खगोलीय पिंडों की भीड़भाड़ ना हो, इसके आसपास का क्षेत्र साफ हो और वो सूर्य का चक्कर काटे। और सूर्य का चक्कर क्यों काटेगा, क्योंकि देखिए एक तो प्लेनेट में भी कुछ द्रव्यमान होगा और सूर्य में भी कुछ द्रव्यमान होगा। इन दोनों द्रव्यमानों की वजह से न्यूटन के बल का सिद्धांत लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स का सिद्धांत लगेगा, जिसकी वजह से वो ग्रह जो है वो सूर्य का चक्कर काटने लगेगा। ठीक है, ग्रहों की उपयुक्त परिभाषा INU की प्राग सम्मेलन अगस्त 2006 में तय की गई। ठीक है, ग्रह की इस परिभाषा के आधार पर यह प्लूटो को ग्रह के श्रेणी से निकाल दिया गया और फलस्वरूप परंपरागत ग्रहों की संख्या 9 से घटकर 8
रह गई। मतलब कि अगस्त 2006 में क्या किया गया दोस्तों, प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। और प्लूटो को क्यों निकाला गया, क्योंकि ये एक तरह का ड्वार्फ प्लेनेट है या बौना ग्रह है, और ये अपनी जो पूरा का पूरा ऑर्बिट है या जिस परिधि में ये सूर्य का चक्कर लगाता है वो परिधि काफी विशाल है। उसकी विशालता की वजह से और प्लूटो के काफी छोटे होने की वजह से इसे ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। ठीक है, यम को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। ग्रहों को दो भागों में विभाजित किया गया है। देखते हैं कौन कौन से ग्रह हैं। पहला है पार्थिव या आंतरिक ग्रह। इसमें इसको टेरेस्ट्रियल प्लेनेट भी कहते हैं या पार्थिव या आंतरिक ग्रह। इसमें कौन कौन से ग्रह आ गए दोस्तों, बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये कौन से प्लेनेट है दोस्तों, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं या पार्थिव या आंतरिक ग्रह हैं। फिर से नाम एक बार रटिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। अंग्रेजी में अगर याद करना है तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। इन चारों प्लैनेट्स को या इन चारों ग्रहों को हम क्या कहते हैं, पार्थिव ग्रह कहा जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी के सदृश होते हैं। पृथ्वी के सदृश होने का क्या मतलब है, मतलब कि इनकी ऊपरी सतह काफी कड़ी होती है और इसमें पत्थर, चट्टाने इत्यादि पाई जाती है। ठीक है, और इसका एक अंदर भीतर में जो कोर होता है या भीतरी जो हिस्सा होता है वो क्या होता है, बहुत ही गर्म होता है। तो ऐसे ग्रहों को हम किस श्रेणी में रखते हैं, पार्थिव ग्रह की श्रेणी में रखते हैं या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स की श्रेणी में रखते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बृहस्पति तथा बृहस्पति या बाह्य ग्रह। ठीक है, आउटर प्लैनेट्स, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। ठीक है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये चार ग्रह, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण को बृहस्पतीय ग्रह कहा जाता है। दोस्तों इन ग्रहों की क्या विशेषता है, ये ग्रह ज्यादा से ज्यादा किससे बने होते हैं दोस्तों, गैस से बने होते हैं। इनमें गैस की अधिक मात्रा पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। कुल 8 ग्रहों में केवल 5 ग्रह को नंगी आंखों से देखा जा सकता है, जो है बुध, शुक्र, शनि और बृहस्पति। बुध, शुक्र, शनि और बृहस्पति एवं मंगल। ठीक है, ये 5 ग्रह हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, बाकी ग्रह काफी दूर होने की वजह से हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं दोस्तों। तो ये ग्रह कौन कौन से हैं, बुध, शुक्र, शनि एवं बृहस्पति, और अगला जो ग्रह है वो है मंगल। ठीक है दोस्तों, घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में है। सबसे ज्यादा घनत्व किसका है दोस्तों, शनि का, बढ़ते हुए क्रम में। शनि का सबसे कम है शनि का, उसके बाद उससे ज्यादा है यूरेनस का, यूरेनस से ज्यादा है बृहस्पति का, बृहस्पति से ज्यादा है नेपच्यून का, नेपच्यून से ज्यादा है मंगल का, और मंगल एवं शुक्र का, दोनों का। ठीक है, इसका मतलब मंगल एवं शुक्र का लगभग जो है द्रव्यमान वो क्या है, बराबर ही है। शुक्र एवं अरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों का घूर्णन एवं परिक्रमण की दिशा एक ही है। मतलब कि शुक्र और अरुण, इन दोनों ग्रहों को छोड़कर सारे के सारे ग्रह एक ही दिशा में घूर्णन करते हैं, जबकि ये दोनों उल्टा घूर्णन करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए बुध सबसे पहला ग्रह आ गया, मरकरी, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं दोस्तों, मरकरी। यह सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है, सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है, जो सूर्य निकलने के 2 घंटे पहले दिखाई पड़ता है। ठीक है दोस्तों, यह सबसे छोटा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। इस ग्रह के पास क्या है दोस्तों, किसी भी तरह का कोई भी उपग्रह नहीं मौजूद है, मतलब इसका कोई भी चंद्रमा नहीं है जो इसका चक्कर काटे। इसका सबसे विशिष्ट गुण है इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना, इसमें एक चुंबकीय क्षेत्र पहले से ही मौजूद होता है। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है। दोस्तों जब सूर्य के ये सबसे नजदीक होगा तो सूर्य की परिक्रमा ये सबसे कम समय में ही पूरी करेगा। ये बात बिल्कुल तर्कसंगत है। अगला जो ग्रह है वह है शुक्र या वीनस। यह पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। देखिए मरकरी आता है, मरकरी के बाद वीनस आता है और वीनस के बाद ही हमारा अर्थ आता है, यह हमारी पृथ्वी आती है। तो यह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। यह सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। दोस्तों देखिए सूर्य के सबसे नजदीक तो मरकरी है, लेकिन सबसे गर्म मरकरी नहीं होगा, ये बात आप याद रखिए। और सबसे गर्म और सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है दोस्तों, तो वह है वीनस। ठीक है, वह है वीनस या शुक्र। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। सुबह सुबह आप देखेंगे तो ये दिखाई भी पड़ता है कभी कभी। यह अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त चक्रण करता है। ठीक है, यह दक्षिण दिशा की तरफ घूमता है। अन्य ग्रहों के विपरीत यह दक्षिण दिशा की तरफ इसका घूर्णन
होता है। अगला जो ग्रह है वह है बृहस्पति। दोस्तों यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटा और सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगते हैं। ठीक है, अपनी धुरी पर यह बहुत तेजी के साथ चक्कर लगाता है। पृथ्वी को दोस्तों अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 24 घंटे लगते हैं। ठीक है, और एक दिन बृहस्पति पे कितना होता है, कितने घंटों का होता है? तो 10 ही घंटे का होता है। और सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 12 वर्ष लगते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है? 28 है। इसके उपग्रह 28 है, जिसमें ज्ञानीमीड नाम का सबसे बड़ा उपग्रह, आपके सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह ज्ञानीमीड शामिल है। यह पीले रंग का उपग्रह है। तो यह तथ्य आप याद रखिए कि बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है दोस्तों? वो ज्ञानीमीड है। और टोटल उपग्रहों की संख्या क्या है दोस्तों? तो वो है 28। और ज्ञानीमीड का रंग कैसा होता है दोस्तों? तो ये पीले रंग का दिखता है। दोस्तों अगला जो ग्रह है वह है मंगल। ठीक है दोस्तों, बहुत ज्यादा वैज्ञानिकों का ये मतलब मानना है कि मंगल में एक समय में जीवन रहा होगा और ये पृथ्वी के सबसे ज्यादा सदृश ग्रह है, या पृथ्वी के से सबसे ज्यादा मिलता जुलता ग्रह है। इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसका रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण है। दोस्तों यह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगाता है। बिल्कुल पृथ्वी की तरह ही इस पर दिन और रात होते हैं। ठीक है, यह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाता है। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। इसके 2 उपग्रह हैं। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 687 दिन लगते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी एवं सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, जो माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना अधिक ऊंचा है, इसी ग्रह पर स्थित। ठीक है दोस्तों, तो ये नाम आप सब कुछ याद रखेंगे कि निक्स ओलंपिया नाम का जो पर्वत है वो हमारे पूरे सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं उन सबके पे मौजूद पर्वतों में सबसे ऊंचा पर्वत है। और सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है वो भी कहाँ मौजूद है दोस्तों? तो वो मंगल पर मौजूद है और उसका नाम है ओलिपस मेसी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शनि, देखिए दोस्तों यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति के बाद। यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। इसकी विशेषता है इसके तल के चारों ओर वलय का होना। ठीक है दोस्तों, ऐसा होता है। देखिए तो शनि को आपने देखा होगा तो इसके किनारे ऐसे एक चक्र सा मौजूद होता है। इस चक्र में दोस्तों क्या होता है कि बहुत सारे आकाशीय पिंड मौजूद होते हैं जो कि उसके एक किनारे से चक्कर काटते ही रहते हैं इस ग्रह के। ठीक है, तो ये एक वलय का निर्माण कर देते हैं। इसके उपग्रहों की संख्या दोस्तों कितनी है? तो वो 30 है। मतलब कि 2 अधिक है किससे? बृहस्पति से। और ये बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इस तरह से आप इस चीज को याद रख सकते हैं, जो सबसे अधिक है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है दोस्तों। ये टाइटन है, TITAN। ठीक है, हिंदी में आप लिख सकते हैं इसको, टिटान नहीं होगा। यह आकार में बुध के बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आकार क्या है? वो बुध के बराबर है और उसके किनारे क्या मौजूद है दोस्तों? वलय मौजूद। फोबो नामक शनि का उपग्रह इसकी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। तो जिस कक्षा में शनि घूमता है उसके जस्ट विपरीत दिशा में फोबो नाम का इसका एक उपग्रह है जो इसकी परिक्रमा करता है। अरुण, दोस्तों अगला जो ग्रह है वो यूरेनस है या अरुण है। यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, और जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। ठीक है, यहाँ सूर्योदय पश्चिम की ओर एवं सूर्यास्त पूरब की ओर होता है। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी के जस्ट विपरीत इस पे होता है। पश्चिम की ओर सूर्योदय होता है एवं सूर्यास्त पूरब की ओर होता है, क्योंकि ये चक्कर ही उल्टा काटता है। दोस्तों इसके सभी उपग्रह भी पृथ्वी की विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। तो जब इसका ही खुद का ही परिभ्रमण पृथ्वी की विपरीत दिशा में है तो इसके उपग्रह भी विपरीत दिशा में परिभ्रमण करेंगे। दोस्तों अगला जो ग्रह है वह है वरुण या नेपच्यून। नई खगोलीय व्यवस्था में यह सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। यह हरे रंग का ग्रह है। इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है। दोस्तों आप देखिए कि नेपच्यून जो है वो सबसे दूर मौजूद है। सूर्य से जो सबसे ज्यादा दूर होगा तो वो सबसे ज्यादा ठंडा होगा। ठंडा होने के लिए इसमें अति शीतल मीथेन का बादल छाया रहता है। ठीक है, देखिए हमारा जो ग्रह है पृथ्वी, इसके बारे में कुछ चीजें जानते हैं। यह एकमात्र सौरमंडल का ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन मौजूद है।
यह आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है, जिस पर जीवन है। इसका विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व 1,610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा लगाती है। दोस्तों देखिए, टोटल ये 24 घंटा नहीं ले रही है पृथ्वी, तो ये समय जो है बाद मतलब जुड़ता जाता है और हर 4 साल पे इसीलिए एक लीप ईयर आता है। ठीक है, एक लीप ईयर आता है जिसमें साल में दिन कितने हो जाते हैं, 366 हो जाते हैं। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन या दैनिक गति कहते हैं। इसकी अक्षीय घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड लगते हैं। लगभग 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। चंद्रमा, दोस्तों चंद्रमा क्या है? चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। और सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास है दोस्तों? सबसे ज्यादा उपग्रह शनि के पास है। और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो वो टाइटन है। जुपिटर के पास कितने उपग्रह हैं दोस्तों? जुपिटर के पास 28 उपग्रह हैं। और उसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है दोस्तों? वो है गैनीमीड। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलेनिलॉजी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इस पर धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं। यह चंद्रमा का पिछला भाग है जो अंधकार में होता है। अधिकांश समय तक वो अंधकार में ही रहता है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग ही देखा जा सकता है और बाकी बचा हुआ 43% भाग हमेशा ढका हुआ रहता है या प्रकाशमान नहीं रहता, तो उसे देख ही कैसे सकते हैं। दोस्तों चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है और इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक घूर्णन कर लेता है। यही कारण है कि चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई पड़ता है। ठीक है दोस्तों, चंद्रमा का व्यास 3,480 किलोमीटर तथा द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/8 है। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि चंद्रमा एक का जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/8 है। इसलिए पृथ्वी क्या करती है, इसको अपने साथ खींच के रखती है और इसे अपने चक्कर काटने पर विवश कर देती है। पृथ्वी के समान इसका परिक्रमण पथ भी दीर्घवृत्ताकार है। दोस्तों लघु सौरमंडल पिंड या क्षुद्र ग्रह, मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं। ठीक है, जिन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं इसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। खगोल शास्त्रियों के अनुसार ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप टूटे टुकड़ों से क्षुद्र ग्रह का निर्माण हुआ है। दोस्तों जब देखिए, जब सौरमंडल का एक तरह से विकास हुआ उसी समय पे ग्रह जो है वो बहुत सारे टूट फूट रहे थे, जैसे घूर्णन कर रहे थे। पहले तो पूरे तरह से वो गोल तो होंगे नहीं, उनका शेप कुछ इस तरह से भी हो सकता है। तो जब वो घूर्णन करेंगे लगातार तो ये हिस्सा टूट जाएगा, ये हिस्सा टूट जाएगा, ये हिस्सा, तो एक ऐसा कुछ गोलाकार ग्रह हमें प्राप्त होगा। तो ये जो टुकड़े हैं, ये टुकड़े क्या करते हैं, ये भी सूर्य का चक्कर काटते हैं। तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं दोस्तों, हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराते हैं तो पृथ्वी के पृष्ठ पर विशाल गर्त बनता है। ठीक है, महाराष्ट्र में लोनार झील ऐसा ही एक गर्त है। ठीक है दोस्तों, फोरवेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। धूमकेतु किसको कहते हैं दोस्तों? आप लोगों ने रात में देखा होगा टूटता तारा। ठीक है, असल में कोई तारा नहीं टूटता, वो धूमकेतु होता है जो कि पास करता है और उसे हम अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं। देखिए, सौरमंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान हैं जो धूमकेतु या पुच्छल तारे कहलाते हैं। धूमकेतु केवल तभी दिखाई पड़ता है जब वह सूर्य की ओर अग्रसर होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें इसकी गैस को चमकीला बना देती हैं। ठीक है दोस्तों, सूर्य का गुरुत्व बल बहुत ज्यादा है। जब वो धूमकेतु को अपनी तरफ खींचेगा और खींचने की वजह से क्या होता है कि ये बहुत तेजी के साथ उसकी तरफ बढ़ता है और उसके बढ़ने से क्या होती है, जो धूमकेतु गैस छोड़ता है वो गैस क्या होती है, प्रकाशमान हो जाती है, जो हमें अपनी आंखों से दिखाई पड़ती है। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होती दिखाई देती। दोस्तों हर 74 साल पे
एक धूमकेतु हमें दिखाई पड़ता है। उस धूमकेतु का नाम क्या है दोस्तों? हेलिस कॉमेट। हेलिस कॉमेट, ठीक है दोस्तों। अंग्रेजी में धूमकेतु को कॉमेट भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। हेले नामक धूमकेतु का परिक्रमा काल 76 वर्ष है दोस्तों। 76 वर्ष है, क्षमा कीजिएगा, 74 नहीं 76 है। 76 वर्ष है। यह अंतिम बार 1986 में दिखाई दिया था। अगली बार यह 2062 में दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों। धूमकेतु हमेशा के लिए टिकाऊ नहीं होता है, फिर भी प्रत्येक धूमकेतु के लौटने का समय निश्चित होता है। उल्काएं क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े तथा धूमकेतुओं द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कण होते हैं। ये कभी कभी पृथ्वी पर भी उल्कापिंड पहुंच जाते हैं और जब ये पृथ्वी से टकराते हैं तो बहुत बड़े खड्ड का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर सौरमंडल, और इससे संबंधित जो भी थ्योरी थी वो मैंने आपको पढ़ाई, और इससे संबंधित क्वेश्चन लेकर के मैं आपके सामने जल्द ही उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। और जाने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें और आप हमारे वीडियोस को कृपया लाइक और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।